number 4, motion in 2 dimension related to class first year physics। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले मोशन इन 2 डायमेंशन क्यों कहते हैं। चैप्टर 3 में आप लोगों ने पढ़ा है मोशन इन 1 डायमेंशन, यानी आप लोगों ने एक ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस किया आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, लेकिन इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट की वो मोशन जो एट अ टाइम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगी और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगी। तो जो ऑब्जेक्ट कवर करता है साइमल्टेनियसली, यानी जिसको आप कहते हो एट अ टाइम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी, तो हम उस ऑब्जेक्ट की मोशन को कहते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। तो उसको अगर लिखने पे है तो बेटा कैसे लिखेंगे इसको, when a body or object moves with velocity, any velocity, and covers the distances simultaneously along x and y axis or horizontal or vertical axis, the motion of that object is said to be motion in 2 dimension। जब हम motion in 2 dimension की बात करते हैं तो उसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल, जब भी हम लेट सपोज करता हूं कि ये मार्कर है, अगर मैं किसी न किसी हाइट पर अगर इसको मैं थ्रो करता हूं तो ये डेफिनेटली कवर करेगा कर्व पाथ। मैंने किसी न किसी हाइट पर इसको फेंका है तो ये पहले हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और उसके बाद सडनली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये नीचे गिर जाएगा। तो इसने हाइट भी कवर कर दी और इसने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया। तो ये कहलाती है मोशन इन 2 डायमेंशन। इस खास मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी तरीके से जब आप बात करते हो सर्कुलर मोशन की या फिर रोटेशनल मोशन की, इनके दरमियान भी डिफरेंस है जो हम आगे जाके डिस्कस करें। लेट्स सपोज करते हैं जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में ये दोनों डायमेंशंस कवर कर रहा है, ये एक्स एक्सिस भी कवर कर रहा है और ये वाई एक्सिस भी कवर कर रहा है। तो इस वजह से हम सर्कुलर मोशन को भी कहते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। इसी तरीके से जब आप फैन के मामले में देखो तो फैन की आपकी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है और रोलिंग टायर ऑफ अ व्हीकल ये जो है उसकी मोशन आपकी है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट कवर करता है एक्स और जेड डायमेंशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट कवर करता है एक्स और वाई डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक्स और वाई डायमेंशन, तो इस वजह से हम सर्कुलर मोशन यानी रोटेशनल मोशन को भी हम कहते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। अब इसमें 2 एग्जांपल्स हमने लिखे, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर और रोटेशनल मोशन, दोनों आपकी कहलाती है मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 3 डायमेंशन भी होती है जो कि स्फेरिकल मोशन है, वो आपके इस सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो आगे जाके आप डिस्कस करोगे जब आप प्रैक्टिकली फिजिक्स को जब फिजिक्स में एमएससी या बीएससी करोगे तो आप मोशन इन 3 डायमेंशन भी डिस्कस करोगे। तो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन यानी प्रोजेक्टाइल मोशन इनको हम कहते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। अब सबसे पहले इस चैप्टर में हम कवर करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ये इसका फर्स्ट हाफ होगा। फिर इसी चैप्टर का जो रिमेनिंग हाफ होगा वो होगा सर्कुलर मोशन। सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पर। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करोगे इन द एयर, सही है। अब वो ऑब्जेक्ट हो गया फ्री फॉल। अब वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो गया तो यकीनन उस ऑब्जेक्ट पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है अर्थ टू पुल दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो इसका मकसद ये है कि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो करेंगे या कोई भी फुटबॉलर जो है वो फुटबॉल को किक करेगा या बैट्समैन जो है वो हिट करेगा किसी भी बॉल को, तो वो ऑब्जेक्ट वो बॉल वो फुटबॉल वो रहेगा इन द एयर और वो लॉन्च करेगा कोई ना कोई एंगल फ्रॉम ग्राउंड। अब वो ऑब्जेक्ट रहेगा इन द एयर और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी यानी कोई ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्सर्ट होगा और फिर वो ऑब्जेक्ट दोबारा नीचे गिरेगा। तो उस सूरत में ये एक कर्व पाथ कवर हो जाता है नेचुरली और इस कर्व पाथ को हम कहते हैं पैराबोलिक कर्व पाथ। पैराबोलिक कर्व पाथ, इस कर्व पाथ को हम कहते हैं पैराबोलिक कर्व पाथ। पैराबोलिक कर्व पाथ। तो इस मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। तो उसको लिखने पे आए कैसे लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोस इन द एयर, जो कि हमने अभी भी डिस्कस भी किया, चाहे वो फुटबॉल हो चाहे वो बैट्समैन हिट करता है सिक्स को, वो बॉल रहेगा इन द एयर। व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोस इन द एयर विद सर्टेन एंगल अलोंग विद एनी एक्सिस, चाहे अब यहां पर इस फिगर में तो ये एंगल बन रही है अलोंग विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लेकिन ये एंगल आपकी अलोंग विद वर्टिकल एक्सिस भी हो सकती है। तो इस वजह से हमने जनरल डेफिनेशन लिखी है, व्हेन एन
मैथमेटिक्स में पैराबोला, पैराबोलिक कर्व पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, जो कि एक्सर्ट कर रहा है अर्थ टू पुल टुवर्ड्स इट्स ऑब्जेक्ट इट्स सेंटर, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड पर गिरेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी प्रोजेक्टाइल, उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल और इसकी मोशन को हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। अब जब ये ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी न किसी वेलोसिटी के साथ, तो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में वेलोसिटी जो है वो आपका वेक्टर है, और कोई भी वेक्टर जब कोई ना कोई एंगल बनाता है अलोंग द एनी एक्सिस, तो वो रिजॉल्व हो जाता है इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो v0 x, ये v0 हम सपोज कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी, और ये v0 y, तो इसका मकसद है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको आप कहते हो मोशन इन टू डायमेंशन। तो वो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है दो डिस्टेंसेस साइमल्टेनियसली एट ए टाइम, x भी और y, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी और y डिस्प्लेसमेंट भी, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो इसकी वेलोसिटी है वो भी रिजॉल्व हो जाती है इनटू हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस, जिसको आप लोगों ने नाम दिया v0x एंड v0y। तो यहां पर हम एक और पॉइंट लिखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेलोसिटी v, जो कि वेक्टर है, it is resolved when an object, अब ऑब्जेक्ट की जगह पर हम वर्ड यूज करेंगे प्रोजेक्टाइल, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही नाम दे रहे हैं प्रोजेक्टाइल। when projectile throws in the air with a certain angle along with any axis, then the velocity of a projectile, then the velocity of a projectile is resolved into two rectangular components, resolved into two rectangular components। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अब याद रहे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो थ्रो आउट प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, जो इसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी का फाइनल भी इसका वही होगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करते वक्त इसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो रहेगा यूनिफॉर्म, इसका मतलब है किसी किस्म की कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड नहीं होगी। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाइल कवरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, यानी अलोंग विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो वेलोसिटी आपकी प्रोजेक्टाइल की है वो रहेगी यूनिफॉर्म। लेकिन जब हम बात करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट की, तो अपवर्ड जब प्रोजेक्टाइल मूव करेगा, अपवर्ड जब प्रोजेक्टाइल मूव करेगा अपवर्ड, तो उसकी वेलोसिटी जो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी है वो होगी डिक्रीज एट एवरी इंटरवल ऑफ टाइम, और एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो हो जाती है 0। फिर जब ये रिटर्न बैक करेगा इनटू द ग्राउंड, तो इसकी वेलोसिटी अब एट एवरी पॉइंट इंक्रीज होगी। तो जब वो अपवर्ड जा रहा था प्रोजेक्टाइल, तो इसकी वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एट मैक्सिमम हाइट 0 हो गई। अब वो रिटर्न बैक कर रहा है तो उसकी वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। लेकिन जब वो अपवर्ड जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी की डिक्रीज होने से डेक्लेरेशन प्रोड्यूस होती है, वेलोसिटी की डिक्रीज होने से विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेक्लेरेशन प्रोड्यूस होती है। इस वजह से हम माइनस की साइन लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन यही एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव जी हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये कुछ पॉइंट्स है वो हम लिख लेते हैं। द एक्स कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट of a velocity, x component of velocity remain
constant, but vertical component in y component of velocity, y component of velocity is variable during projectile motion. तो एक पॉइंट मिल गया, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन x कंपोनेंट वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रहेगा, कांस्टेंट, y कंपोनेंट जो है वो वेरिएबल रहेगा। अब इस हिसाब से आपके कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम में आते हैं आपका शॉर्ट आंसर्स में, कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन यहां लिख लेते हैं। Characteristics of projectile motion. So there are three characteristics. Number one, value of g, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। वैल्यू ऑफ g may not affect, value of g may not be affected during projectile motion। तो 9.8 है वैल्यू ऑफ g और 9.8 ही रहेगी। वैल्यू ऑफ g may not be affected during projectile motion। Number 2, rotation of earth does not affect on projectile। The rotation of earth does not affect on projectile motion। Projectile motion, the rotation of earth does not affect on projectile motion। Number 3, air friction is negligible during projectile motion। Air friction is negligible in projectile motion। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में। जब आप बात कर रहे हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करोगे, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है प्रोजेक्टाइल, तो उसके लिए आप लोगों को कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, इसके लिए आप लोगों को एक फार्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। इसके बाद वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में कितना ऑब्जेक्ट यानी प्रोजेक्टाइल जो है कितनी हाइट और डिस्टेंस जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो इसके लिए भी आप लोगों को जो है वो फार्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। यहाँ पर हम जल्दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस दोनों को डिस्कस कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस प्रोजेक्टाइल जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है तो उसमें हम जनरली डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला निकालते हैं विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो होता है v * t। लेकिन यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं s जो कि डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो कवर कर रहा है प्रोजेक्टाइल, और v जो है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आप यूज करोगे v0x। आप लोगों की मर्जी है v0x लिखो या vx लिखो, बात देखिए। और टाइम टू कंप्लीट यानी ये जो टाइम कितना टाइम लग रहा है
ऑब्जेक्ट गो टू रीच पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट इनिशियल पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो इस टाइम को कहते हैं टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट आपकी, ये इक्वेशन आपकी बन जाती है x v नॉट x इनटू कैपिटल T। याद रहे v नॉट x और vx जो है वो कांस्टेंट होता है और एक्सेलरेशन होती है 0 हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। जब हम बात करते हैं वर्टिकल एक्सिस की, वर्टिकल एक्सिस में आप लोगों ने 3 फार्मूलास डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 3। vf इज इक्वल टू vi प्लस 80, s is equal to VIT plus 1/2 AT square and 2AS is equal to VF square minus VI square। अब इसको वर्टिकल एक्सिस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी जिसको आप लोगों ने v नॉट y सपोज करना है, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस में, और v नॉट आपका इनिशियल, VF की जगह पर आप यूज करोगे Vy, एक्सेलरेशन आप यूज करोगे g, और टाइम तो आपका वैसे भी t ही है। तो यहां पर हमने पूरा इम्प्रोवाइज करना है, लेकिन याद रहे कि प्रोजेक्टाइल की डायरेक्शन कहां होनी चाहिए। अगर प्रोजेक्टाइल की डायरेक्शन अपवर्ड है, प्रोजेक्टाइल इन अपवर्ड डायरेक्शन, प्रोजेक्टाइल इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो उस हिसाब से आपकी इक्वेशन बन जाएगी vy इज इक्वल टू v नॉट y माइनस gt। इसी तरीके से y, s की जगह पर यूज करोगे y, v नॉट y माइनस v नॉट y इंटू t माइनस 1/2 gt स्क्वायर, और 2g y इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने माइनस की वजह से इनिशियल को पहले लिखना है, फाइनल को बाद में लिखना है। तो v नॉट y स्क्वायर माइनस vy स्क्वायर, ये रहा आपका अपवर्ड डायरेक्शन। इसी को अगर आप लोगों को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखना है तो सिर्फ प्लस की साइन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने लिखना है माइनस प्लस में प्रोजेक्टाइल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यह आपको हो जाएगा v नॉट y प्लस gt, सिर्फ माइनस की जगह पर प्लस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट रिटर्न बैक करेगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और विद वेलोसिटी इंक्रीज आपकी जो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी पॉजिटिव। y इज इक्वल टू v नॉट y t प्लस 1/2 gt स्क्वायर, और इसी तरीके से 2gy v y स्क्वायर माइनस v नॉट y स्क्वायर। अब जो इनिशियल था उसको मैंने बाद में रखा और फाइनल को पहले रखा। तो ये आप लोगों ने डिस्कस किया है प्रोजेक्टाइल मोशन में। इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज को भी ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।